Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में पीने के लिए नल का पानी प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना लॉन्च की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम, जिसके तहत वो पीने का पानी प्रोवाइड करेंगे फॉर ड्रिंकिंग। और ये स्कीम सबसे पहले शुरू की गई है भुवनेश्वर और पुरी में, और जिससे उनका अनुमान है कि 1,80,000 लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा इसके पहले चरण में। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उद्घाटन किया है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम का, जिसके तहत राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा उड़ीसा के सभी अर्बन एरियाज़ में। इसके साथ साथ उड़ीसा सरकार ने ये भी लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 के मार्च तक उड़ीसा के सभी अर्बन एरियाज़ में पाइप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और उनका ऐसा अनुमान है कि इस स्कीम से 15 लाख लोगों को फ़ायदा होगा उड़ीसा के 15 टाउन्स में। तो ये स्कीम्स धीरे धीरे फेज मैनर में इम्प्लीमेंट की जाएंगी, और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्कीम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है इन भुवनेश्वर एंड पुरी, और जिससे 1,80,000 लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हमारा प्लास्टिक यूसेज है और प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी घट जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट उड़ीसा में आते हैं जो कि बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नल का पानी है वो सेफ़ नहीं होता है फॉर ड्रिंकिंग। तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब ये टैप वाटर सेफ़ हो जाएगा पीने के लिए, तब हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक यूसेज भी कम हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा की जो सरकार है वो मोबाइल लैबोरेटरीज रखेंगी, जिससे जगह जगह एरियाज़ के वाटर जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए जाएं, ताकि उनकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक के सम्मानित किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सम्मानित किया जाएगा विद द ऑनररी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने जो कि अगले महीने नेपाल विजिट करेंगे, और तब उन्हें ऑनररी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी से सम्मानित किया जाएगा एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी में, और इसकी घोषणा की है नेपाल आर्मी ने 14 अक्टूबर को। डिफेंस सूत्रों के हिसाब से ये जो सेरेमनी है ये होगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी वो कन्फर करेंगे ये ऑनररी रैंक अपॉन जनरल नरवाने। तो चलिए अब नेपाल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है KP शर्मा ओली, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज A MS अनंत इज द हेड ऑफ द कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल प्रिपेयर करेगी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने हाल ही में इन्फॉर्म किया है के सोमा प्रसाद को, जो कि है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि प्रिपेयर करेगी प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल को, और ये कमेटी फंक्शन करेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS अनंत, जो कि पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ IIT मद्रास। मिस्टर सोमा प्रसाद का ये कहना है कि भारत में 10,396 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं बाय द AICTE, लेकिन फिर भी काफ़ी कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
तो चलिए एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल क्या है। तो ये जो बिल है इसका पहला ड्राफ्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और उसमें ये क्लॉज है कि जो इंजीनियर्स है अब उन्हें खुद को रजिस्टर करना होगा। जैसे कि हमारे लॉयर्स, डॉक्टर्स या फिर फार्मासिस्ट खुद को अलग अलग बॉडीज़ के अंडर रजिस्टर करते हैं, वैसे ही इंजीनियर्स को भी खुद को रजिस्टर करना होगा। और इसके साथ साथ इंजीनियर्स के लिए भी अब एक कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स आएंगे जिनके बेसिस पे उन्हें फंक्शन करना होगा। और अगर कोई भी इंजीनियर ने कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट किया तो मैक्सिमम इसके लिए उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, इनमें से किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो बैंक ऑफ घाना ने जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इसके अलावा मार्क कार्ने जो कि है गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने जीता है गवर्नर ऑफ द ईयर एट दी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स है ये एनुअली होते हैं, यानी कि वर्ष में एक बार होते हैं और इसमें जो लोग भी एक्सेलेंस दिखाते हैं इन दी सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल ने लेटेस्ट ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किए हैं और इसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 58। भारत की रैंकिंग है 58 नंबर पर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल ने रिलीज किए हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 और इसमें पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पर है जापान इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। और इसमें 21वें नंबर पर है यूएस और 58वें नंबर पर है भारत। इसके अलावा ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये लिस्ट करता है पावर ऑफ द पासपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, फैक्टरिंग इन लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो ये कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर जज करता है और उसके बाद ये अपनी इंडेक्स रिलीज़ करता है। इसके अलावा ये जो इंडेक्स है ये कंपेयर करता है कि जो भी एक्सेस ग्रांट किया गया है बाय द पासपोर्ट्स ऑफ 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज़। तो ये जो 193 यूनाइटेड मेंबर नेशन कंट्रीज़ है उन्होंने जो जो एक्सेस ग्रांट किए हैं उसके बेसिस पे भी ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो जैसे कि हमने आपको जब बताया था कि इस टाइप की जब इंडेक्स रैंकिंग्स आती हैं तो इसमें सिर्फ 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसने इंडेक्स रिलीज़ किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ है कि आर्टन कैपिटल ने इंडेक्स रिलीज़ किया है और क्या चीज़ पे इंडेक्स बेस्ड है वो है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड, पहली रैंकिंग रही है न्यूजीलैंड की और भारत की रैंकिंग रही है 58 नंबर पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या रही है अलग अलग इंडेक्स में वर्ष 2020 में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 144। हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2020 में भारत की रैंकिंग है 120। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 40। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 142। IMD's वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 43। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 117 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां सवाल, इनमें से किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, इंडिया। इंडिया को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो चलिए एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये गठबंधन है जिसमें लगभग 121 कंट्रीज़ हैं और इसे प्रपोज किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इससे उनका मानना है कि हम जो सोलर एनर्जी है उसे सही ढंग से हार्नेस कर ले ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो काफ़ी कम हो जाए। चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो भारत और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2 वर्षों के लिए 14 अक्टूबर को। और ये किया गया था एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जब उनकी तीसरी असेंबली चल रही थी। और इसमें 34 ISA मेंबर्स मिनिस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। तो टोटल 53 मेंबर कंट्रीज थी और 5 सिग्नेटरी एंड प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज ने इस असेंबली में हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ 4 न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स का भी चुनाव हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करेंगे 4 रीजन्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फिजी एंड नोरू फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, मॉरिशस एंड नाइजर फॉर अफ्रीकन रीजन्स, UK एंड नीदरलैंड्स फॉर यूरोप एंड अदर रीजन्स, एंड क्यूबा एंड गायना फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन। तो इन 4 को चुना गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। इसकी खोज की गई थी 30 नवंबर 2015 को और इनके फाउंडर्स हैं नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलंडे। तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से उनका ऐसा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जाएगा वन ग्रिड के माध्यम से। उनका इसके लिए एक छोटा सा लोगो भी था, वन सन वन नेशन एंड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो जो एफर्ट्स लेती हैं हमारे सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, हम ताकि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड और कम्युनिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल रहें। इसके अलावा जो ग्रामीण ज़िंदगी है उसे इम्प्रूव करने में और लोगों के ओवरऑल वेलबींग के लिए उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष का उनका थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किस दिन प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को कई सारे देशों में। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम ऑनर करें, सेलिब्रेट करें और उन बच्चों को याद करें जिनका निधन हो गया, चाहे ड्यू टू मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या फिर नियोनेटल डेथ या फिर बाकी कोई कॉज रहे हो इन्फेंट लॉस के। तो प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे सर्व करता है ताकि प्रेगनेंसी को लेके ग्रेटर अवेयरनेस फैलाई जाए, रिमेम्बरेंस और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए उन फैमिलीज़ को, क्योंकि 1 में से 4 इंडिविजुअल और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं ड्यू टू डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, जन्म लेने के बाद हो या फिर इन्फेंसी में हो। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, विश्व छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हर साल ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को और इस दिन मार्क होता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था वर्ष 2010 में इन द यूनाइटेड नेशंस और तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 79वां बर्थडे था। और आज भारत के सबसे चहीते प्रेसिडेंट जिन्हें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। उनका काम एज एन एडुकेटर, एज अ प्रेसिडेंट और इसके अलावा वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका इंडिया में।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में इन रामेश्वरम, और उनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 में इन शिलोंग। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सर्व कर चुके हैं फ्रॉम 2002 टू 2007, और इसके अलावा उन्हें कंट्री के हाईएस्ट ऑनर्स जो कि है पद्म विभूषण दिया गया था इन द ईयर 1990, और भारत रत्न से नवाजा गया था इन द ईयर 1997। चलिए बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मलयालम कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए अखितम अच्युतन नंबूरथिरी का हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जाने माने मलयालम पोएट और ज्ञानपीठ लॉरिएट महाकवि अखितम अच्युतन नंबूतिरी का हाल ही में 15 अक्टूबर को निधन हुआ एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है हमारे देश में। और इसके अलावा ये जो कवि थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे इन हेराल्डिंग मॉडर्निज्म इन मलयालम पोइट्री, और इसके अलावा वो ट्रू गांधीनियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जर्नलिस्ट थे, और काफ़ी बड़े एग्जाम्पल थे ऑफ सिंप्लिसिटी। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।